वेलकम टू टुडेज क्लास। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बनाने को ट्राई कीजिए। आप लोगों ने शायद ट्राई कर लिया, मैं भी देखता हूँ इसका आंसर क्या है ट्राई करके। तो क्या सीरीज है इसमें? 15 आंसर्स देना, ठीक है? क्योंकि देखो ये जो वन लाइनर्स है ना, ये सबसे ज्यादा स्कोर करने का चांस है। ठीक है, यार ये सबसे ज्यादा स्कोर करने का चांस है। जो वन लाइनर्स रहेगा, जो नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन इन सब के फॉर्म में, तो इसको स्किप नहीं करना है। रॉन्ग नंबर सीरीज होने से भी डरना नहीं है, आराम से ट्राई करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो सारा नंबर्स, एवरी नंबर इज इंक्रीजिंग। सारा नंबर इंक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज तो नहीं हो रहा है। मतलब डिफरेंस चेक कर लो। डिफरेंस कितना है? 4। यहाँ पे कितना है? 6। इधर है 8। इधर है 12। इधर है 20। 20 नहीं, 10। 10। तो 4 6 8 10 12 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये 12 नहीं होना चाहिए। 4 6 8 यहाँ पे 10 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 10 होने से यहाँ पे क्या आना चाहिए? 33 प्लस 10 43। और 10 के बाद क्या आना चाहिए? 12 आना चाहिए। और 12 आ भी रहा है। 43 प्लस 12 55 आता भी है। तो 45 रॉन्ग टर्म है। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन था। 45 ये आपको मैं क्लर्क के लेवल में ही कराऊंगा। ठीक है, अभी ज्यादा टफ लेवल में हम लोग नहीं जाएंगे। मतलब जो आपको मॉक प्रैक्टिस होगा वो क्लर्क के लेवल में होगा, बट थोड़ा सा टफ क्वेश्चंस भी कभी कभी मिल सकता है, तो उसमें हम लोग कुछ कुछ सीखेंगे, जो भी पार्ट जरूरी है। तो ये तो आ गया शायद सबको। किसी को डाउट है कि इसमें? यू कैन आस्क। इसमें तो डाउट नहीं है शायद, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अभी जब सब लोग आ गए तो आप लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, ये वाला बनाओ। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, ये जो फॉन्ट का साइज है आपको छोटा लगता है क्या? जो लेटर्स का जो साइज है फॉन्ट का, वो छोटा है क्या? प्रॉब्लम होता है क्या दिखने में, या फिर ठीक है? नो। प्रॉब्लम नहीं है ना? ठीक है। ठीक है सर। ओके, चलो ये ट्राई करो। ऑप्शन बी 435 रॉन्ग है क्या? 435, ओके। क्या आना चाहिए? क्या नंबर आना चाहिए? 445 आना चाहिए, 425 आना चाहिए। ओके, नाइस। देखो ये ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको 1 मिनट का ही टाइम दे सकता हूँ। ठीक है, एक एक मिनट का ही टाइम दे सकता हूँ, उससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि फायदा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा स्पीड में सोचो, ट्राई करो। 435 रॉन्ग टर्म है। ठीक है, देखते हैं। 775, 725, 665, 595, 515, 435। गैप से होगा ना? देख के तो लग रहा है गैप से हो जाएगा। यहाँ पे गैप है 50 का। यहाँ पे गैप कितना है? यहाँ पे गैप है 60 का। यहाँ पे गैप है 70 का। अरे यार ये तो बहुत इजी है। यहाँ पे गैप है 80 का, तो यहाँ पे 90 का होना चाहिए। क्या? ये 90 का गैप नहीं है ना, यहाँ पे 425 होना चाहिए, -90। ठीक है। चलो ये नेक्स्ट, ये वाला करो।
ये भी बहुत इजी है। नहीं, इजी इजी क्वेश्चन आ गया। मैं अभी एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन हूँ, इसीलिए इंग्लिश का मॉक मैं आपका नहीं ले पा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका मंडे से इंग्लिश का मॉक भी हम लोग करेंगे, नेक्स्ट मंडे से डेफिनेटली 100%। एक बार घर पहुंच जाने से फिर ठीक हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज 4, 11, 25, 53, 109, 187। क्या बोलोगे? 187। सिर्फ दो लोगों का है आंसर। 187, 187। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था। पहले आप लोग सोचा होगा कि गैप से ट्राई करने का। ठीक है, गैप से अगर ट्राई किया होगा पहले तो 7 का गैप आया होगा, यहाँ पे 14 का गैप आया होगा, यहाँ पे गैप आया होगा आपका 25, 28 का। यहाँ पे गैप कितना का आया होगा? 53, 47 और 9, 56 का। तो आप गैप से भी कर सकते थे ये चीज। ठीक है, गैप से भी बन जाएगा। मतलब बहुत लोगों ने गैप से किया भी होगा। ये गैप 7 into 1, ये 7 into 2, 7 into 4, 7 into, या फिर डबल ले लो। ये 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, 56 का डबल होना चाहिए 112। तो 109 में 112 जोड़ेंगे तो 200 क्रॉस हो जाएगा ना, तो ये तो रॉन्ग टर्म है। ठीक है, ये नहीं आना चाहिए। या फिर आप, मैंने जो पहले सोचा था वो into 2 + 3 में भी देख सकते हैं। 4 into 2 8 +3 11, 11 into 2 22 +3 25, 25 into 2 50 +3 53, 53 into 2 106 +3 109। तो ये भी आना चाहिए into 2 + 3। ठीक है, तो यहाँ पे आना चाहिए 218 और 221, 211 आना चाहिए। इसके जगह में आना चाहिए 211। तो कैसे भी सोच लो आंसर आ जाएगा 187 रॉन्ग टर्म। ठीक है। नेक्स्ट। ये वाला हम लोग रोज 5 करके, मैं याद रखूंगा ये चीज, रोज 5 करके मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर दोनों में से कोई एक करेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन डेली करेंगे, उससे प्रैक्टिस बना रहेगा इसमें। बी 234, 234 रॉन्ग नहीं है। ए 229 करेक्ट। 233 आना चाहिए ना? 233 आना चाहिए ऐसा लग रहा है ना? है कि नहीं विश्वजीत? हम्म, देखो यार ये बहुत इजी था। अच्छा, बाकी लोग थोड़ा ट्राई कर लो, फिर देखते हैं। 229, हाँ। आप लोगों में से किसी का एसएससी सीजीएल देने को मन है क्या? ऐसे ही पूछ रहा हूँ। 229, यस, करेक्ट 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 करेक्ट। देखो बहुत इजी है इसमें, देखो
यहाँ पे गैप है -125 का, यहाँ पे गैप है आपका कितना 33 और 31 64 का, यहाँ पे गैप है 27 का, यहाँ पे 8। 125 जो है वो क्या है, 5 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, और 8 जो है वो 2 का क्यूब है। तो 5 4 3 2, नेक्स्ट क्या आना चाहिए, -1 क्यूब, मतलब यहाँ पे -1 होना चाहिए। ठीक है, तो 234 -1 कितना आना चाहिए, इसके जगह में 233 आना चाहिए। तो 229 गलत है मेरा। ओके, क्लियर हुआ ना ये सबको? किसी को डाउट है क्या? जिन लोगों का आंसर नहीं आया, इज इट क्लियर? क्लियर है कि नहीं, बोलो। हो गया शायद। 5 क्यूब, 4 क्यूब, 3 क्यूब, 2 क्यूब, 1 क्यूब, बस। ओके। ओके, चलो नेक्स्ट ये वाला करो। सर आप जो सीरियल का प्रिपरेशन कराएंगे हम लोग को तो वो भी देंगे। अच्छा, नहीं मैं सोच रहा हूँ कराने का नेक्स्ट ईयर से, मतलब नेक्स्ट ईयर तो आएगी अभी, सोच रहा हूँ, देखते हैं, मन तो है। ये क्वेश्चन कर लो पहले। खाली सर अलग से जीएस हाँ नहीं, जीएस भी पढ़ाने का सोच रहे हैं। अलग से जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब सब सब्जेक्ट इंक्लूड करके ही सोच रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मतलब फैकल्टी तो है ही, तो बस वही स्टार्ट करने का देरी है बस। जीएस को छोड़ के ऐसे प्रिपरेशन नहीं होता है यार, वो सब कोचिंग इंस्टीट्यूट सब क्या करते हैं। ये तो चलो हमारा फ्री कोर्स है, तो फ्री में आपको जो मिलेगा मतलब आपको भी अच्छा लगेगा और हमको भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा, लेकिन फुल कोर्स करवाना चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं कि आधा आधा करा देते हैं। 256 ए आंसर है, ठीक है, कि जीएस आप बुक से पढ़ लेना, यहाँ पे सिर्फ मैथ और रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, ये सब फालतू बात है। अगर पढ़ाना है तो सब पढ़ाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो ऑप्शन तो कम नहीं है ना। अभी अगर मैं आपको ऑफर मतलब ऐसा पढ़ाने के लिए बोलूंगा कि आप लोग मेरे हमारे से सिर्फ मैथ रीजनिंग और इंग्लिश पढ़ लो, वैसे उसमें सीजीएल निकलेगा भी नहीं ना, फिर आप जीएस के लिए कहाँ अलग ढूंढोगे? तो वो सारा इंक्लूड होने से अच्छा है। ऑप्शन ए आ रहा है ना, सबका आंसर तो आ रहा है, क्योंकि आंसर बहुत कम लोग दे रहे हैं। आई होप सबका आंसर आ रहा है। 116, 256, 360, 556। ठीक है, यहाँ पे गैप है कितने का, 36 का। यहाँ पे गैप है कितने का, ये 36 है ना, इधर गैप कितने का है, 64 का। यहाँ पे गैप कितने का है, 140 का गैप है। यहाँ पे कितने का गैप है, 104 का गैप। यहाँ कितने का गैप है, 196 का। 200, 196। ये 6 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, और ये 14 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 6 का स्क्वायर पहले आया, फिर 8 का स्क्वायर है, फिर नेक्स्ट लास्ट वाला जो है वो 14 का स्क्वायर है। तो परफेक्ट पैटर्न है ना, 6 8, यहाँ पे 10 आना चाहिए, 10 का स्क्वायर, यहाँ पे आना चाहिए 12 का स्क्वायर। चेक करने के लिए ना, वेरीफाई करने के लिए एक इजी मेथड है। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। 12 का स्क्वायर होता है 144। इन दोनों का एडिशन चेक कर लो कितना है, इन दोनों का एडिशन कितना है, 244 है ना। यहाँ पे भी अगर इन दो नंबर का भी आप एडिशन देखोगे, 140 और 104, इन दोनों का एडिशन भी 244, मतलब परफेक्टली बैठा है चीज। ठीक है, क्योंकि हमारा पैटर्न एडिशन ही है ना,
तो आप एक के बाद एक करो या दो साथ में लेके कर लो, अल्टीमेटली रिजल्ट तो सेम ही आना है ना। तो इसका मतलब यही होना चाहिए। तो यहाँ पे 64 है, तो यहाँ पे 116 प्लस 140 नहीं होना चाहिए, 116 प्लस 100 होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 256 के जगह पे होना चाहिए 216। तब आप देखेंगे 216 में 360 का अगर गैप देखेंगे, ये 144 का गैप आपको आराम से मिल जाएगा, और मुझे यही चाहिए था। तो नंबर जो गलत है वो 256 है, वो ऑप्शन ए। इससे भी इजी अप्रोच क्या है ना, आपको पैटर्न मिल गया ना। आपको ऐसा मिलेगा कि 3 नंबर में देखना गलत होगा, हमेशा यही होता है कि 3 नंबर में ही गलत होगा। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, ये 3 नंबर में आपको पैटर्न मतलब मिसमैच मिलेगा। आप चुपचाप से उसका बीच वाला नंबर सिलेक्ट कर लो, वही आंसर होता है। क्योंकि इस नंबर को आप चेंज नहीं कर सकते, आप 116 को चेंज नहीं कर सकते ना, तब ये वाला पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, ये 64 वाला पैटर्न। 360 को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आपका ये वाला पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, 196 वाला पैटर्न। तो आप ऑब्वियसली बीच वाले को ही चेंज करोगे ना, मतलब बीच वाला ही गलत है। तो ऑब्वियसली ऑप्शन आंसर हमेशा बीच वाला ही आता है अगर डिफरेंस है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया क्या, क्या बोल रहा हूँ? ये हमने क्लास में भी ये ऐसे किया था कि बीच वाला ही जो होता है वो हमेशा गलत होगा रॉन्ग नंबर में। ठीक है, ये बात कितने लोगों को समझ में आ गया? क्या बोला अभी कि बीच वाला क्यों गलत होगा? नहीं आया क्या समझ में? अच्छा, समझ में नहीं आया तो बोल दो, आ गया ना। ठीक है, नेक्स्ट। ये लास्ट है रॉन्ग नंबर का, इसको कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुड इवनिंग कोमल, क्या हो गया आज इतने लेट हो गया? इसका आंसर किसी का नहीं आया? बन रहा है ना पैटर्न? लास्ट का 4 नंबर में देखो तो पैटर्न बन रहा है। लास्ट का 4 नंबर में देखो पैटर्न बन रहा है। 10, वेरी गुड, बहुत वेरी नाइस। गुड इवनिंग। 21 नहीं, मेरे ख्याल से 10 आंसर है। मुझे भी 10 ही लग रहा है, देखते हैं रुको। 9, 10, लास्ट का 4 नंबर में पैटर्न बना है। लास्ट का 4 नंबर 48, 129, 372। यहाँ पे कुछ पैटर्न नहीं, यहाँ पे +1 हो रहा है, इधर +11 कुछ।
समझ में नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा आगे देखो, यहाँ +27 है, यहाँ पे देखो तो कितना है, यहाँ पे 29 और 19 81 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे होगा आपका 42 और 200 ना, तो 243। ये 3 to the power 3 है, ये 3 to the power 4 होता है, ये होता है 3 to the power 5। तो यहाँ पे 3 स्क्वायर आना चाहिए और यहाँ पे 3 to the power 1 आना चाहिए, है ना। ये आ रहा है ना 3 क्यूब 3 4 3 5, तो ये 3 1 2 आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी गैप देखेंगे ना, ये 3 1 3 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, तो 9 + 3 कितना होता है, 12। 9 + 3 12 होता है, और यहाँ पे जो है एक्चुअली में 1 + 11, उसका दोनों का सम भी 12 ही है, तो ऑब्वियसली ये पैटर्न ही है। क्योंकि डिफरेंस में आप दो, अब जो यहाँ से यहाँ तक आप जंप मारेंगे, अगर आप डायरेक्ट जंप मारो तो कितना एडिशन हो रहा है, 12 का एडिशन हो रहा है, अगर आपने ये जो पैटर्न गिवन है उसके हिसाब से गए। लेकिन अगर आपने अपना पैटर्न भी लगाया 3 और 9, तभी भी आपको 12 ही मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 3 नंबर में रॉन्ग है, ये फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, और जो पैटर्न है वो डिफरेंस का ही है, तो ऑब्वियसली ये बीच वाला नंबर ही रॉन्ग टर्म है ना। इसमें चेक करने का कुछ जरूरत ही नहीं है, बीच वाला नंबर ही ऑब्वियसली रॉन्ग टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट में 3 to the power 1, मतलब फर्स्ट होना चाहिए, यहाँ पे 3 आना चाहिए। तो 3 आने से ये 10 नहीं रहेगा, ये 12 हो जाएगा, और फिर 12 में ये 3 स्क्वायर 9, तो 12 + 9 21 हो भी रहा है, तो 10 के जगह में 12 आना चाहिए, तो 10 रॉन्ग टर्म। आ गया ना, सबको समझ में आया। प्रकाश, आपको आ गया ना कहाँ पे गलती हो रहा था। देखो, डिफरेंस में आंख बंद करके बीच वाला नंबर को टिक कर दो, इसमें कुछ ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आंख बंद करके बीच वाला नंबर को आंसर मार दो, कुछ सोचने का जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो जस्ट 1 मिनट, एक चीज में चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो ये हो गया हमारा रॉन्ग नंबर खत्म। कल वापस करेंगे रॉन्ग नंबर या मिसिंग नंबर, दोनों में से कुछ एक। अभी हम लोग कुछ एरिथमेटिक का क्वेश्चन करेंगे, जो कि पहले, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कल हमारा सॉल्व नहीं हुआ था, तो उसको मैंने कल रात को घर में सॉल्व किया था बैठ के, तो वो सॉल्व हो गया था, ये वाला क्वेश्चन। तो कल के क्लास में जो लोग नहीं थे, आप लोग ट्राई कर सकते हैं, और आप लोग जो लोग थे वो लोग भी ट्राई कर सकते हैं, कुछ अगर सोच सकते हैं तो सोचो। आप 3 मिनट है, आप लोग आराम से ट्राई करो, देखो आंसर निकलते है कि नहीं। जस्ट 1 मिनट रुकिए यहाँ पे। हम्म, ये आपका स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये 6 years फ्रॉम नाउ से। Take me back to- take me back। सर ये वाला कौन सा चैप्टर का है, ये एजेस का है, एजेस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। चलो ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कल भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, कल तो हुआ ही नहीं, बाद में इसका आंसर कुछ इधर उधर करके निकाला था। देखो, क्वेश्चन का मीनिंग समझो पहले कि क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन इसका दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये है कि रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन, जो 12 साल पहले जो रेशियो था वो 3:1 था। ठीक है, मतलब 12 years एगो मैं फादर का एज को 3x मान लूं और सन का एज को मैं x मान लूं सपोज। ये कब का बात है? ये 12 years एगो का बात है। अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो में आ जाऊं, प्रेजेंट में, तो फादर का एज कितना हो जाएगा? 12 साल पहले 3x था, तो अभी कितना होगा? 3x+12 होगा। सन का एज 12 साल, मैं सर एवरेज सोच रहा हूँ, एवरेज का नहीं है। 12 साल पहले 3x था, तो सन, अच्छा, सन का एज 12 साल पहले x था, तो अभी कितना होगा? x+12 होगा। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे क्या बोला है देखो, 6 years फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 6 years, 6 साल के बाद, सन विल बी एज ओल्ड एज द फादर वॉज वेन द सन वॉज 6 years ओल्ड। मतलब 6 साल के बाद जो बेटा का एज है वो पापा समान हो जाएगा जब बेटा 6 साल का था। मतलब जब बेटा 6 साल का था तब पापा का जो एज था, अच्छे से सुन लो, बेटा जब 6 साल का था तब पापा का जो एज था वही एज बेटा का होगा 6 साल बाद। ठीक है, मतलब सपोज जब जब बेटा, जब वो सन, जब बेटा का एज 6 years था, तब सपोज फादर का एज, अरे यार, देखो, बेटा जब 6 साल का था तब सपोज फादर का एज 20 years था। ठीक है, वो बोल रहा है कि 6 साल के बाद, मतलब अभी से 6 साल के बाद बेटा का जो एज है ना वो 20 years हो जाएगा। ये मीनिंग है। ठीक है, अभी 6 साल के बाद बेटा का एज 20 years हो जाएगा। मतलब जब बेटा 6 साल का था तब बाप का जो एज था, बेटा का एज 6 साल बाद वही सेम हो जाएगा। ये मीनिंग है। ठीक है, तो ये मीनिंग आप लोग थोड़ा समझ लो। इंग्लिश थोड़ा सा इसमें अजीब है। अभी देखो, आप लोग मुझे मेरे साथ सॉल्व करना। ठीक है, देखो, प्रेजेंट एज कितना है फादर का? 3x+12, सन का x+12। आप लोग मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द फादर्स एज व्हेन सन वाज बोर्न। जब बेटा पैदा हुआ था, जस्ट पैदा हुआ, तब बाप का एज कितना होगा? बोलो, कौन बोल सकता है? लेट्स सी। व्हाट विल बी द फादर्स एज व्हेन द सन वाज बोर्न। जब बेटा पैदा हुआ था तब पापा का एज कितना था? x। x। ओके, एनी अदर आंसर? 3x। नो। एनी अदर आंसर? x नो होबो, 3x नो होबो। ओके, आई विल गिव यू वन एग्जांपल। सपोज सपोज फादर का एज 30 years है और सन का एज 10 years है। आप लोग मुझे बताइए, जब व्हाट वाज द फादर्स एज व्हेन द सन वाज बोर्न? व्हाट वाज द फादर्स एज व्हेन द सन वाज बोर्न? 2x, वेरी गुड। 20 ना, है कि नहीं? 20 है ना? अभी अगर फादर 30 साल का है बाप, और बेटा अगर 10 साल का है, तो जब बेटा पैदा हुआ था तब बाप का एज कितना होगा? मतलब पापा का एज कितना होगा? कितना होगा? 30 - 10 होगा ना, है ना? तो मतलब 20 साल होगा। तो यहाँ पे भी सेम करो, तो फादर एज व्हेन सन वाज बोर्न ये कितना होगा? 3x+12 -x+12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x। ओके। ओके, ये आ गया। अभी देखो, आप मुझे अभी बताओ, व्हाट विल बी द फादर्स एज व्हेन सन वाज 6 years old? बोलो, व्हाट विल बी द फादर्स एज व्हेन द सन वाज 6 years old?
2x प्लस 6, वेरी गुड। जब जब बेटा पैदा हुआ तब 2x था पापा, तो बेटा जब 6 साल का होगा तो पापा का एज भी 6 साल बढ़ जाएगा ना, है ना। जब बेटा पैदा हुआ तब पापा का एज 2x था, जब बेटा 6 साल का हो जाएगा तो पापा का एज भी तो 6 साल बढ़ जाएगा ना, बढ़ जाएगा। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, कि 6 years from now the son will be as old as the father was when the son was 6 years old। मतलब 6 साल के बाद सन का एज कितना होगा, सन का प्रेजेंट एज कितना है, x+12, तो सन एज आफ्टर 6 years कितना होगा, सन एज अभी x+12 है तो 6 साल बाद कितना होगा, x+18। यही बोला है कि सन का जो एज होगा 6 साल बाद, मतलब x+18, वो इक्वल होगा फादर का एज का व्हेन द सन वाज 6 years ओल्ड, मतलब 2x+6। तो ये होगा इक्वेशन। तो x+18 बराबर 2x+6 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 12 आ जाएगा। x एक बार वैल्यू आ गया, आप प्रेजेंट एज निकालो, फादर का प्रेजेंट एज कितना आएगा, 3x+12 मतलब 36 48। और सन का एज कितना आएगा, x+12 मतलब सन का एज आएगा 24। ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वांटिटी वन क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है, 48 है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है, 48 है। क्वांटिटी टू है प्रेजेंट एज ऑफ सन प्लस 20 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना है, सन का प्रेजेंट एज है 24। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन प्लस 20 ईयर्स मतलब 24 प्लस 20 मतलब 44। तो क्वांटिटी वन और क्वांटिटी टू में से कौन बड़ा है, क्वांटिटी वन बड़ा है ना, तो मतलब क्वांटिटी वन इज ग्रेटर देन क्वांटिटी टू। कितने लोगों को समझ में आ गया बोलो, प्लीज टेल मी। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड एंड हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू रिपीट। रिपीट तो करूंगा मैं, फिर भी कितने लोगों को समझ में आया बोलो तो। यस आई विल रिपीट। अगेन रिपीट कर दीजिए। हाँ रिपीट करता हूँ, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया, किसी को तो आया होगा ना। अच्छा किसी को नहीं आया, ओके। लास्ट में थोड़ा सा फास्ट हो गया, हाफ पार्ट समझ नहीं आया सर, 90% आ गया। ठीक है ठीक है, वही लास्ट में मैं थोड़ा फास्ट हो गया। देखो पहले तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि 12 ईयर्स एगो रेशियो था, फादर और सन का रेशियो गिवन है 3:1। तो मैंने एज जो है फादर का 3x एज्यूम किया, सन का एज मैंने x एज्यूम कर लिया। ठीक है। फादर का एज मैंने 3x एज्यूम किया, सन का एज x एज्यूम किया, 12 साल पहले। तो प्रेजेंट एज कितना होगा, 3x+12 और x+12। करेक्ट। आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा पहले। क्वेश्चन क्या बोला कि 6 साल बाद सन का जो एज होगा दैट विल बी इक्वल टू द फादर्स एज, जब सन 6 साल का था ना, जब सन 6 साल का था तब फादर का जो एज है, पापा का जो एज था उस टाइम पे, जब सन 6 साल का था, जो तब जो फादर का एज था वही एज सन का होगा 6 साल बाद। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अभी देखो फादर का एज कितना होगा जब बेटा पैदा हुआ था, प्रेजेंट एज है 3x+12 और फादर का और सन का x+12। तो फादर एज व्हेन द सन वाज बोर्न, जब बेटा जस्ट पैदा हुआ था तब फादर का एज कैसे निकाला था, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि माइनस, ऑब्वियसली माइनस होगा ना। बेटा का एज माइनस कर दो पापा का एज से। सपोज आपके पापा 50 साल के हैं, आप सपोज 20 साल के हैं, तो जब आप पैदा हुए थे तब आपके पापा 30 साल के थे ना। समझ गए ना। सपोज आपका जो आपके पापा है वो 50 ईयर्स के हैं, और आप सपोज 20 साल के हैं। आप जब पैदा हुए थे तब आपके पापा का एज कितना था, 50 - 20 30 था ना। यही मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे फादर सेज व्हेन द सन वाज बोर्न, ये मैंने प्रेजेंट एज को माइनस करके निकाला, 2x आ गया। जब बेटा पैदा हुआ था तब पापा का एज 2x था। लेकिन हमको पैदा होने के टाइम का नहीं चाहिए, हमको चाहिए जब बेटा 6 साल का हुआ। तो फादर सेज व्हेन द सन वाज 6 years ओल्ड, मतलब बेटा पैदा हुआ तो 2x था। तो बेटा जब 6 साल का हो गया तो पापा का एज भी 6 साल इंक्रीज होगा ना, तो 2x + 6 होगा। करेक्ट। ओके।
आपको ये यहाँ पे एक चीज बोला है कि फादर सेज व्हेन द सन वाज 6 years old, ये कुछ एज है. सन विल बी एज ओल्ड एज द फादर was when the son was 6 years old. तो जब बेटा 6 साल का था तब पापा का जो एज था, अभी से 6 साल बाद सन का एज वही होगा. तो अभी से 6 साल बाद सन का एज कितना होगा? सन एज आफ्टर 6 years कितना होगा? सन का प्रेजेंट एज देखो कितना है, x+12 है. ठीक है. तो 6 साल बाद कितना होगा? x+18 होगा. क्वेश्चन में यही बोला है कि ये दोनों चीज इक्वल है ना, कि जो अभी जो बेटा का जो एज होगा 6 साल बाद, और पापा का एज जो था जब बेटा 6 साल का था, वो दोनों एज इक्वल होगा. ये दोनों एज को मैंने इक्वल कर दिया, वहां से एक्स मेरा 12 आ गया. एक्स जैसे ही 12 आ गया, अब एक्स को यहाँ पे पुट कर दो प्रेजेंट एज में, तो सन फादर का प्रेजेंट एज 48 आ गया, सन का प्रेजेंट एज 24 आ गया. ठीक है, आ गया. क्वेश्चन में क्या बोला? क्वांटिटी वन क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ फादर मतलब 48. प्रेजेंट एज ऑफ सन प्लस 20 years. प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना आया था? 24 आया था ना. 24 आया था. तो प्रेजेंट एज ऑफ सन 24 प्लस 20 years, मतलब 24 प्लस 20 44. तो क्वांटिटी वन आया 48, टू आया 44. तो क्वांटिटी वन क्वांटिटी टू से बड़ा है ना. वही आंसर है. अभी आ गया ना समझ में? प्लीज टेल मी. यस. यस सर. ओके. देखो इतना सिंपल एक चैप्टर है एजेस, कुछ नहीं था इसमें, लेकिन इसका एक क्वेश्चन ही पूरा दिमाग घुमा दिया. वही बात है, क्वेश्चन कैसे पूछेगा उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. तो ये हो गया. अभी हम लोग अलग एरिथमेटिक का क्वेश्चन देखते हैं. कुछ अगर बचा हुआ है, बचा तो है, बहुत सारा ही बचा है. ये वाला कर लो. कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है. ठीक है, इंटरेस्ट. देखो तो आया क्या किसी का आंसर?
किसी का आया आंसर? एनीवन? किसी का नहीं आया? क्यों भाई? मुझे तो लग रहा है ये आंसर है। किसी का आंसर आया अभी? रेट 30, हाँ रेट तो आ गया, रेट 32% आ रहा है। तो उसको लगा दो ना 2 साल में। 32% 2 साल में कितना देगा इंटरेस्ट? 74.8 कुछ ऐसा देगा, तो उसका उतना परसेंट निकाल लो, वही तो इंटरेस्ट है। देखो, ए सम ऑफ 25,000, मतलब ये तुम्हारा 25,000 प्रिंसिपल है, वो बन रहा है 57,000। 25,000 जो है वो बन रहा है कितना? 57,000। मतलब कितना इंटरेस्ट, कितना लग रहा है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट लग रहा है 32,000 का। 32,000 का इंटरेस्ट लग रहा है ना, ये प्रिंसिपल है, ये है अमाउंट। 32,000 का इंटरेस्ट लग रहा है कितने साल में? 4 साल में। सिंपल इंटरेस्ट है ना, तो एवरी ईयर इक्वल इंटरेस्ट लगेगा। एवरी ईयर इक्वल इंटरेस्ट लगेगा, तो एक साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा? 32,000 बाई 4 मतलब 8,000। एक साल में इंटरेस्ट लगेगा 8,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 8,000 का इंटरेस्ट लग रहा है कितने के ऊपर? 25,000 के ऊपर। 8/25 को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो 32/100 आ जाएगा, मतलब 32% आ जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 32%। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सेम सम, यही सम लेना है। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बस 2 साल में। 2 साल में इंटरेस्ट कितना होगा? एक साल में 32 है, तो 2 साल में कितना होगा? 32 प्लस 32 प्लस 32 इंटू 32/100 नहीं होगा क्या? ये समझ में आया? ये किसको किसको समझ में नहीं आया बोलो तो, ये वाला चीज। 2 साल में जो इंटरेस्ट आएगा, ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया? एक साल में 32% आएगा, आ गया ना? ये पता है ना परसेंटेज, दो बार में जो इंक्रीज होता है। हाँ, बी आएगा आंसर। ठीक है, एक साल में अगर 32% हो रहा है, तो 2 साल में कितना होगा? 32 प्लस 32 प्लस 32 इंटू 32/100, ये होगा 64 प्लस 1024, मतलब 70.24%। इतना इंटरेस्ट लगेगा। ये होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट ओवरऑल, जो कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है। ठीक है, तो 70.24% इंटरेस्ट लगेगा किसमें? 70.24% ऑफ व्हाट? ऑफ प्रिंसिपल 25,000। ये परसेंटेज से डबल जीरो कैंसिल कर दो, 702.4 इंटू 25 कर लो। ये कैलकुलेशन करने के बाद 18560 आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, 16,000 प्लस 2560 भी कर सकते हैं, एक ही बात है। 64% निकाल लो, फिर था वो पॉइंट, मतलब कितना? 10.24 पर, कैसे भी कर लो, कैलकुलेशन में तो आप सकोगे ना। किसी को डाउट है क्या इसमें? समझ में आ गया ना सबको? प्लीज रेस्पॉन्ड। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। हाँ आ गया हाँ ना? कुछ डाउट है तो टाइप कर दो, टाइप करो, आपको वॉइस नहीं आता है, टाइप कर दो, मैं समझ जाऊंगा। 32 इंटू 32, क्या 32? 32 इंटू 32 1024 होता है ना। 32 का स्क्वायर 1024 होता है। उसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो 10.24 आएगा। ये मैंने एक बार में कर दिया, वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया। 32 प्लस 32 64 होता है, और 32 इंटू 32 1024, आपको डिवाइड बाय 100 करना है।
तो 64 प्लस 10.24 कितना होगा? 70.24 होगा ना। इजी क्वेश्चन था यार, इसमें तो आंसर आना चाहिए था। चलो नेक्स्ट, ये एक डीआई है, इसको हम लोग आज देखेंगे, अभी नहीं करना है। ठीक है, अगर कल टाइम होता है तो कल करेंगे। आज हम लोग वो एरिथमेटिक ही सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन करो प्लीज ट्राई। ये कमला है, हाँ। Present age of Kamla is 10 years more than the present age of Nisha after 2 years. ऑप्शन ए। ओके। कैसे किया आपने इसको पूरा बड़ा करके? क्या किया? मैं देखता हूँ ये ऐसा होगा कि नहीं। 8 years ago the age of Nisha is half the age of Kamla। मतलब 8 years ago ये निशा है, ये कमला है। 8 years ago the age of Nisha is half the age of Kamla। मतलब कमला का एज अगर 2 है तो निशा का एज 1 है। ये रेशियो है 1:2। ठीक है। Present age of Kamla is 10 years more than the present age of Nisha after 2 years। आप लोग मुझे इसमें ये बताओ, ये वाला जो स्टेटमेंट है, प्रेजेंट एज ऑफ कमला इज 10 years मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ निशा आफ्टर 2 years, मतलब कमला और निशा में एज गैप कितना है? कोई बोल सकता है? कमला और निशा में एज गैप कितना है? एनीवन? 12 साल। आर यू श्योर? 20 साल का कैसे होगा यार? प्रेजेंट एज ऑफ कमला इज 10 years मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ निशा आफ्टर 2 years, मतलब कमला निशा से 10 साल बड़ी है। ठीक है, कमला सपोज सपोज ये कमला है, ये सपोज प्रेजेंट टाइम है, ये सपोज प्रेजेंट टाइम है। तो ये कमला है, ये निशा है। इसको इमेजिन करना है। ठीक है, देखो कमला है, ये निशा है। तो क्या बोला? प्रेजेंट एज ऑफ कमला इज 10 years मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ निशा आफ्टर 2 years। मतलब अगर निशा का एज अगर y है ना, और कमला का अगर x है ना, तो आफ्टर 2 years निशा का एज y+2 होगा ना। तो ये जो है x माइनस y+2, ये 10 है। तो
एक्स माइनस वाई कितना है? 12 है। 12 साल का गैप है इन दोनों में। ठीक है, इन दोनों में क्या है? 12 साल का गैप है। ठीक है, इसको आप अगर दिमाग में सोच सकते हैं तो और भी अच्छा है। तो इन दोनों का गैप 12 साल का है, तो एज गैप हमेशा सेम रहेगा। अभी भी जितना है 8 साल पहले भी उतना ही था एज गैप। एज गैप कभी भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो गैप है 1 यूनिट का, ये 1 यूनिट का वैल्यू 12 साल है, 12 ईयर्स। तो निशा का एज कितना होगा? 1 यूनिट, मतलब 12 ईयर्स। कमला का एज कितना होगा? 2 यूनिट्स, मतलब 24 ईयर्स। क्या हो रहा है? व्हाट इज द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ कमला एंड निशा? ये 8 ईयर्स एगो है। तो प्रेजेंट में कितना होगा एज? निशा का एज 12 था, तो अभी हो जाएगा 20 साल। और इनका एज, कमला का 24 था, अभी हो जाएगा 32। आपको इसका सम बताना है। 20 + 32 कितना होगा? 52। ठीक है। ठीक है, बोलो, समझ में आया? मतलब निशा 2 साल बाद 10 साल का गैप होगा, तो अभी 12 साल का गैप है ना। देखो, ऐसे ऐसा समझो। क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला कि कमला जो है, प्रेजेंट एज ऑफ कमला इज 10 ईयर्स मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ निशा आफ्टर 2 ईयर्स। मतलब निशा जब और 2 साल बड़ी हो जाएगी ना, तब जो गैप है वो 10 साल होगा। निशा जो जब और 2 साल बड़ी हो जाएगी, तब जो गैप है उन दोनों का एज का गैप, वो 10 साल होगा। तो और 2 साल बड़ा होने से 10 साल होगा, मतलब अभी कितना है? अभी 12 साल है ना गैप। अभी 12 साल है गैप। ठीक है, अभी गैप 12 साल है, तो 8 साल पहले भी गैप 12 साल ही होगा ना। अभी सपोज मेरा एज सपोज 26 है, आपका एज सपोज 23 है। अभी हम दोनों का एज गैप 3 साल है। आज से 10 साल पहले मेरा एज 16 था, आपका एज 13 था, तभी भी गैप 3 साल ही था। ठीक है, एज गैप कभी भी चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है। तो एज गैप जो सेम है, और हमको यहाँ पे दिया गया है, देखो, 8 ईयर्स एगो द एज ऑफ निशा इज हाफ द एज ऑफ कमला। तो हाफ द एज मतलब रेशियो निकल जाएगा ना निशा और कमला का, 1:2। ठीक है, 1:2 रेशियो निकल गया। और जो एज गैप है, गैप कितना है? 1 और 2 में गैप कितना है? 1 यूनिट का। तो 1 यूनिट का वैल्यू 12 साल है। 1 यूनिट का वैल्यू क्या है? 12 साल। तो निशा का एज कितना होगा? 1 यूनिट मतलब 12 साल, और कमला का एज 2 यूनिट 24 साल। ये 8 साल पहले का बात है। तो प्रेजेंट टाइम में क्या होगा? प्रेजेंट टाइम में 12 ईयर्स प्लस 8, 20 साल की। और ये कितने की हो जाएगी? 24 + 8, 32 ईयर्स की। आपको सम बताना है प्रेजेंट का, तो 20 प्लस ये कर दो ना, 20 + 32, दैट इज 52। कितने लोगों को समझ में आ गया, बोलो तो? Please tell me how many of you understood this. Yes, you got it, no? आ गया ना? ओके। सी, आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा, बट अगर आप लोग इससे भी फास्ट कर सके तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन जस्ट मैं एक तरीका बोल रहा हूँ, ये वाला चीज ना, ये दिमाग में सोचने का चीज है, ये वाला। इसको आप, अगर आप पेन पेपर में भी करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको दिमाग में भी सोच सकते हैं, ये वाला चीज। कि आज से 2 साल बाद निशा जब निशा जब और 2 साल बड़ी हो जाएगी ना, तब दोनों का एज गैप होगा 10 साल। तो अभी कितना है? अभी ऑब्वियसली 12 साल है ना, तभी तो 2 साल बाद 10 साल होगा। ठीक है, तो अभी 12 साल है। तो गैप हमेशा सेम रहेगा, वो रेशियो से गैप को निकाल लो, प्रेजेंटेज निकाल लो, उसका सम निकाल दो, बस खत्म। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ लो। एनीवन जिसको डाउट है? नहीं है ना डाउट? चलो, ये वाला क्वेश्चन करो, पार्टनरशिप का।
इन्वेस्टमेंट का रेशियो गिवन है 7:6। इन्वेस्टमेंट पीरियड का रेशियो गिवन है 6:x। तो प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा ना 7:x। एंड ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज 1400 मोर देन द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एंड द टोटल प्रॉफिट इतना है। ठीक है, तो ए का ज्यादा है ना, तो मतलब 7 - x, उसको कैसे करेंगे, कर लेंगे ना यार, क्या है इसमें से x+7 का वैल्यू पता है आपको, यूनिट्स का 8400 है, और 7 - x का वैल्यू भी पता है आपको 1400 है। आपको 7 + x का वैल्यू पता है, टोटल प्रॉफिट कितना है 8400। आपको 7 - x का वैल्यू पता है कितना है 1400। दोनों को सॉल्व कर लो आप, उसमें वैल्यू आ जाएगा ना 9800 आएगा शायद। कितना आएगा 9800। 7 यूनिट का वैल्यू आएगा 9800। तो 7 यूनिट का वैल्यू आएगा 9800 और x यूनिट्स का वैल्यू आएगा 3500। क्या हो रहा है, नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है, आप लोग ट्राई करो, ऐसे ही निकलेगा ये, कुछ भी नहीं है ना इसमें, सब तो गिवन ही है। देखो मैं आपको अच्छे से करके बताता हूँ कैसे होगा ये। See, A and B started a business and the investment of A is 7/13 out of the total investment। मतलब 7/13 मतलब क्या, कि अगर A का इन्वेस्टमेंट 7 है तो B का इन्वेस्टमेंट कितना है, कोई बोल सकता है? कैन एनीवन टेल मी? अगर A का इन्वेस्टमेंट 7 है तो B का इन्वेस्टमेंट कितना है? 6 6 है ना। ठीक है, 7/13 अगर A है तो बाकी जो 6 बचा है वो B का होगा। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। और रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ ए एंड बी, मतलब टाइम का रेशियो गिवन है। टाइम का रेशियो क्या है, टाइम ऑफ ए और टाइम ऑफ बी का रेशियो कितना है 6:x, ये गिवन है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो टाइम का रेशियो का मल्टीप्लीकेशन से ही हमारा प्रॉफिट का रेशियो आएगा। तो प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी कितना है, आ जाएगा, प्रॉफिट ऑफ ए इज टू प्रॉफिट ऑफ बी आ जाएगा 7 × 6 रेशियो 6 × x, मतलब 7:x, 7:x। ठीक है, आपको यहाँ पे बोला गया है कि इफ एट द एंड ऑफ द बिजनेस द प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज 1400 मोर देन द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, मतलब ए का जो प्रॉफिट शेयर है वो बी से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1400 ज्यादा है। और टोटल प्रॉफिट भी गिवन है 8400 है। तो आपको सिर्फ एक्स का वैल्यू निकालना है, ये 3x² तो ऐसे ही है, मतलब आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 75 आ गया एक्स। क्या कुछ मैसेज आएगी? तो ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो। फिर इसको सॉल्व करो, टोटल प्रॉफिट भी गिवन है। और आप एक काम करो, देखो ए का शेयर कितना है, देखो ए का शेयर कितना है 7/x+7, ए का शेयर इतना है ना, माइनस बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है x/7+x। तो ये जो है ये कितना है, ये जो है कितना है 1400 है। तो यहाँ से 7 - x/7+x, ये कितना है 1400 है। और आपको टोटल प्रॉफिट भी पता है। नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं होगा ये। सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं होगा। ए का जो है, ए का पार्ट कितना है 7/x+7 मल्टीप्लाइड बाई 8400, ये है ना। टोटल प्रॉफिट 8400 है, माइनस
बी का पार्ट कितना है, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7 इंटू 8400, ये इक्वल टू 1400 है। ये 0 0 सारा 0 कैंसिल कर दो, ये 14 को इससे 6 बार काट दो, ठीक है। तो 42 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7 माइनस 42 डिवाइडेड बाई, अरे सॉरी सॉरी क्या, माइनस 6x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लो, इसका आंसर आ जाएगा 42 माइनस 6x इज इक्वल टू एक्स प्लस 7। सॉल्व करो, इधर ले लो, 7x इज इक्वल टू 35, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ये कैलकुलेट कर लेना, 35 और इधर 7x, 7x इक्वल टू 35 तो x इक्वल टू 5, x अगर 5 है तो 3 इंटू 5 स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना, तो 3 इंटू 25 कितना आएगा 75, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है थोड़ा सा, ये वाला पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे करना है। देखो 7 पार्ट है ए का, 7 आउट ऑफ 7 प्लस एक्स, ए का पार्ट है 7 आउट ऑफ 7 प्लस एक्स ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ 8400, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, मतलब ये आपको वो करना पड़ेगा, नहीं तो आपका इक्वेशन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 75, समझ में आ गया ना, डाउट है तो पूछ लो तो एक बार, किसी को डाउट आ रहा है तो। कैलकुलेशन में डाउट मत पूछना, ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग से हो जाएगा, वो तो छोटा बात है। किसी को समझ में नहीं आया तो वो पूछ लो, एनीवन। सबको आ गया समझ में? सेकंड पार्ट, ओके, ठीक है। अच्छा, जिसको समझ में आ गया आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके बाद हम नहीं। जिसको समझ में आ गया यू कैन लीव द क्लास। अरे, किसी को समझ में नहीं आया? अच्छा देखो, ये तो समझ गया ना, प्रॉफिट प्रॉफिट का जो रेशियो आया 7:x, ये तो आ गया, ठीक है। अभी आप मुझे एक बात बताओ कि सपोज प्रॉफिट का रेशियो सपोज 3:4 आता, अब अरमान आप रिप्लाई करना, ठीक है। सपोज प्रॉफिट का रेशियो 3:4 आता, ठीक है, और टोटल प्रॉफिट सपोज 7,000 होता, सपोज दिस इज द टोटल प्रॉफिट, दिस इज द टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट सपोज 7,000 होता, और प्रॉफिट का रेशियो कितना है 3:4। आप मुझे बताओ ए का प्रॉफिट कितना होता, ए का प्रॉफिट कितना होता बताओ, मतलब ए को कितना मिलता प्रॉफिट से? जल्दी बताओ यार। प्रॉफिट का रेशियो सपोज, हाँ 3,000 मिलता ना, कैसे निकाला? 3,000 मिलता ना ए को, कैसे निकाला आपने? ए का शेयर कैसे निकाला? 3/7 इंटू टोटल किया ना, यही तो किया आपने। 3/7 मतलब 3, ए का पार्ट कितना है 3/7, 3/7 ऑफ टोटल, यही किया आपने। और बी का पार्ट आपने कितना किया 4/7 ऑफ टोटल, यही किया आपने, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, ये तो आपको समझ में गया, आपको ये बात ऑलरेडी पहले से पता है, बट हम लोग एक्स वैक्स देखने से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, बस और कुछ नहीं है। तो ये अगर बात आपको पता है तो अभी आप देखो, ए का प्रॉफिट है 7, बी का है x, ये रेशियो है 7:x, तो ए का प्रॉफिट कितना होगा? ए का अगर मैं प्रॉफिट, ए टोटल प्रॉफिट गिवन है 8,400, ए का पार्ट कितना होगा 7/7 प्लस एक्स इंटू 8,400, होगा कि नहीं बोलो तो? होगा। और बी का कितना होगा? बी का होगा x/7 प्लस एक्स इंटू 8,400, होगा। अरमान ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? आ गया ना? क्वेश्चन में ये गिवन है कि ए का बी से 1400 ज्यादा है, मतलब ये पी ए माइनस पी बी जो है ना वो 1400 है,
तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को माइनस करके 1400 से इक्वल किया, जो काटता है वो काट दिया, उस हिसाब से x आ गया 5, फिर इक्वेशन बन गया। हो गया ना? ठीक है, चलो, थैंक यू एवरीवन एंड गुड नाइट। एंड अगर कुछ डाउट है तो कल पूछ लेना क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट।